हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे C4U चैनल में। आज हम कुछ दिनों के बाद वापस मिल रहे हैं, तो कुछ कारणवश हम अपने वीडियो नहीं बना पाए। तो आगे अपना कोशिश यही रहेगी कि वीडियो है वो क्या रहे, कंटिन्यू रहे। लास्ट जो वीडियो था वहां तक हमने कर लिया था अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता तक हमने कर लिया था, और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। शून्य कोटि की अभिक्रिया। सबसे पहले देखते हैं कि जीरो ऑर्डर या शून्य कोटि की अभिक्रिया है वो कहते किसको है, परिभाषाएं देखते हैं। पहले डेफिनेशन क्या होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। तो परिभाषा के रूप में हम कहें तो कह सकते हैं कि वे अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहते हैं या कहलाती है। यानी हमने क्या कहा कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग, जो अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारकों की शून्य घात के क्या होता है, समानुपाती होता है, तो उसको शून्य कोटि की अभिक्रिया कही। दूसरी डेफिनेशन कहें तो क्या कह सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। मतलब जो अभिकारक है उसकी सांद्रता कितनी भी की जाए तो उस पर अभिक्रिया वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ये तो बात है डेफिनेशन की कि हम ये डेफिनेशन कह सकते हैं या परिभाषा ये व्यक्त कर सकते हैं। तो अब देखते हैं जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है उनके लिए अवकलित वेग समीकरण क्या है, समाकलित वेग समीकरण क्या है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपनी एग्जाम की दृष्टि से और कंपटीशन की दृष्टि से भी क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम एक रिएक्शन के माध्यम से अभिक्रिया यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया है उनके लिए समाकलित और अवकलित वेग समीकरण ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समीकरण। जैसे अपने को एक रिएक्शन दे दी ए, इससे हम बना दें प्रोडक्ट, ए से हमने क्या बना दिया, प्रोडक्ट। मान लीजिए ये एक रिएक्शन है वो एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया के लिए अपने को अभिक्रिया का वेग लिखना है, तो अभिक्रिया का वेग लिखेंगे हम, अभिक्रिया का वेग, इस अभिक्रिया का वेग लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी ए अपॉन डी टी dx अपॉन dt समानुपाती क्योंकि हमने जो डेफिनेशन कही थी वही कही थी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के वेग अभिकारकों की सांद्रता के, यहाँ पे अभिकारक कौन सा है, ए है, इसकी सांद्रता के शून्य घात के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये अभिक्रिया का वेग किसके घात के समानुपाती हो रहा है, अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती हो रहा है। तो यह है। अब हम इस एक को लेके चलते हैं आगे अपने अवकलित और समाकलित समीकरण ज्ञात करने के लिए। ये दिया dx अपॉन dt समानुपाती ए नॉट, ये अपने पास ए नॉट है। अब समानुपाती का जब चिन्ह है या प्रतीक है इसको हटाएंगे तो कोई ना कोई क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, कांस्टेंट, नियतांक आएगा या स्थिरांक आएगा। तो ये आगे लिखेंगे तो लिखेंगे dx अपॉन dt समानुपाती हटाएंगे तो इक्वल के नॉट एक की पावर 0, यानी के आया, के नोट कह दिया क्योंकि शून्य कोटि के लेकर हैं, जीरो ऑर्डर के लेकर हैं, इसलिए इसको क्या लिख दिया, के जीरो लिख दिया। ये एक क्या है, वेग स्थिरांक है। क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक है यानी कांस्टेंट है, वेग स्थिरांक है। ये अपने पास क्या आ गया, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक आ गया। और अब इस समीकरण को आगे और बढ़ाएं, ये वेग स्थिरांक आ गया, कांस्टेंट आ गया। अब हमें पता है कि किसी की भी पावर यदि जीरो होती है,
किसी की भी पावर है, कोई राशि है, उसकी पावर यदि 0 है तो उस पूरी राशि का मान कितना हो जाता है, इकाई हो जाता है, मतलब 1 हो जाता है। अब यानी ए नॉट, इसका मान किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो इसको समीकरण को लिखें तो क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt इक्वल के नॉट dx अपॉन dt इक्वल के नॉट। यानी अभिकारकों की सांद्रता कितने भी हो, वो वेग स्थिरांक के क्या दिए, नियतांक, यानी वेग स्थिरांक क्या रहता है, नियतांक रहता है। तो ये वेग स्थिरांक था, यानी वेग है वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो ये अपने पास क्या आ गया, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अवकलित समीकरण आ गई। यानी इसको कह सकते हैं समीकरण नंबर 1, और ये है क्या है, अवकलित समीकरण है या अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है। अपने क्या बोलेंगे इसको, हम अवकल समीकरण बोलेंगे। ये हमने शून्य कोटि अभिक्रिया की अवकलित समीकरण की। अब अपने को क्या करना है, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसके लिए अपने को समाकलित यानी समाकलन आगे करके समाकलित वेग समीकरण ज्ञात करना है। तो इस अभिक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अब इससे आगे चलते हैं, अवकल समीकरण को आगे लेके, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये अपने पास समीकरण है, इसको क्लियर कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं। अपने पास ये समीकरण है, अपने पास dx अपॉन dt इक्वल के नॉट, ये समीकरण हमारा अपने पास 1 है। अब इससे आगे अपने समाकलित समीकरण ज्ञात करते हैं। तो dt को इस साइड ले जा सकते हैं, पक्षांतरण करते हैं, dx इक्वल के नॉट dt। अब इसमें अपने राशियों का क्या करना है, समाकलन करना है। अब dx है, इसका जब समाकलन करते हैं dx, ये जो चिन्ह है ये किसका है, समाकलन का चिन्ह है। अब इसका यदि समाकलन करते हैं तो इस राशि का अपने पास प्राप्त होता है x। क्या प्राप्त होता है, x। और कोई कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट का कोई समाकलन नहीं होता है, जो राशि है उसमें कोई परिवर्तन नहीं, वैसी की वैसी रहती है। अब dt है, अब dt का यदि समाकलन करते हैं तो अपने पास जो आंसर प्राप्त होता है वो होता है t प्लस सी या i, दोनों कोई भी कह सकते हैं, t प्लस सी प्राप्त होता है। c क्या एक कांस्टेंट है, t के सापेक्ष हुआ dt का, तो t प्लस सी आ गया अपने पास, ये राशि आ गई। अब ये जो समीकरण है इसका अपने को क्या करना है, ये फॉर्मूले इसके अंदर लगाने हैं। अब dx है तो इसका समाकलन का चिन्ह लगा दिया, k नॉट, k नॉट क्या है, वेग स्थिरांक है, ये क्या है, कांस्टेंट राशि है। और इसका भी क्या, dt के आगे क्या लगा दिया, dt का अपने को क्या करना है, समाकलन करना है। अब dx का हमने समाकलन किया तो अपने पास आया x, k नॉट अपने पास k नॉट है, dt का क्या आएगा, t प्लस सी, t प्लस सी, ये अपने पास आ गया। एक समीकरण नंबर कह सकते हैं इसको 2, समीकरण नंबर कह सकते हैं 2। अब इस समीकरण के अंदर c क्या है, कांस्टेंट राशि। अब c क्या है कि कांस्टेंट है। अब इस c का मान ज्ञात करने के लिए, यानी जो c है इसको ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करनी पड़ेगी, जो समीकरण की प्रारंभिक दशाएं थी, यानी स्टार्टिंग में क्या कंडीशन ली थी हमने, x को क्या किया था, t को क्या मान रखा था, जब अभिक्रिया प्रारंभ हो रही थी तब x इक्वल टू अपने पास कितना था, 0, t अपने पास कितना था, यानी t जब अभिक्रिया प्रारंभ हुई तो t कितना था, 0। अब ये दोनों कंडीशन क्या है, प्रारंभिक कंडीशन है, प्रारंभिक कंडीशन है, ये प्रारंभिक दशाएं हैं। ये हमने जब इस समीकरण के अंदर पुट की तो x इक्वल टू 0, यानी x की जगह 0 लिख दिया, t इक्वल टू 0 यानी k नॉट, t की जगह 0 लिखा प्लस c, ये कंडीशन लगाई। तो मल्टीप्लाई किसी भी राशि को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास 0 प्राप्त होता है। और अब ये सारे इधर 0 हो गया तो c इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, c इक्वल टू 0, यानी जो c है इसका मान अपने को कितना प्राप्त हो गया, 0 हो गया।
अब C का मान 0 है, इस C इक्वल टू 0 मान को अपने को समीकरण 2 में पुट करना है, यानी समीकरण 2 में रखना है। तो अपने पास समीकरण क्या आ गई, x इक्वल टू के नॉट टी, x इक्वल टू के नॉट टी, ये अपने पास समीकरण आ गई। इसको कह सकते हैं समीकरण नंबर 3। इसको और रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, के नॉट इक्वल टू एक्स बाई टी, और टी लिखे तो क्या लिख सकते हैं, टी निकालना चाहिए तब भी लिख सकते हैं कि टी इक्वल टू एक्स बाई के नॉट, यानी ये किसी के रूप में लिखें तो ये रूप लिखे जा सकते हैं। अब हम कह सकते हैं कि जो समीकरण 3 है इसको शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित समीकरण कहते हैं, समाकलित समीकरण कहते हैं। तो 3 नंबर रिएक्शन आई है, मतलब 3 नंबर जो अपने पास समीकरण आई, इसको हम बोलते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, ये अपने को प्राप्त हो गई। अब शून्य कोटि के लिए समाकलित समीकरण हमने प्राप्त कर ली। ये इतना जो डेरिवेशन है ये एग्जाम के अंदर सीधा भी पूछा जाता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित समीकरण को व्युत्पत्ति कीजिए, तो यहां तक अपने को व्युत्पत्ति करना पड़ेगा। अब ये जो राशि है ये x इक्वल टू के नॉट टी जो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए आई, इसके लिए अपने को क्या करना है, ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। समीकरण अपने पास है x इक्वल टू के नॉट टी। ये जो समीकरण है ये समीकरण अपने को एक सरल रेखा समीकरण होती है, सरल रेखा समीकरण y बराबर mx, एक सरल रेखा समीकरण होती है y बराबर mx के समान लग रही है। मतलब ऊपर वाली जो रिएक्शन आई अपने को समाकलित जो समीकरण प्राप्त होगी शून्य कोटि के लिए, ये समीकरण किसके समान लग रही है, y बराबर mx। y बराबर mx ये क्या है, एक सरल रेखा की समीकरण है, सरल रेखा की समीकरण, यानी इसमें y और x के बीच में जब ग्राफ खींचा जाता है तो अपने को एक सरल रेखा प्राप्त होती है, तो इसके अनुरूप है। तो हम ग्राफ खींचेंगे, x और t लेना है, एक तरफ हमने क्या ले लिया x और एक तरफ हमने क्या ले लिया t, एक तरफ हमने क्या ले लिया x और एक तरफ हमने क्या ले लिया, तो ये इसके अनुरूप है। तो इसमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है, मतलब एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। अब सीधी रेखा प्राप्त होगी, अब ये तो x अक्ष और y अक्ष हो गई, जो m है ये क्या है, ढाल है, tan थीटा है, ढाल है। m को हम क्या बोलते हैं यार, क्या बोलेंगे, ढाल बोलते हैं, ढाल, या इसको हम कह सकते हैं tan थीटा, ढाल या tan थीटा। अब अपने जो ग्राफ प्राप्त हो x और t के मध्य में एक सरल रेखा पर, अब इसकी अपने को क्या ज्ञात करनी है, tan थीटा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, tan थीटा अपने को ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से हमने देखा ये डेल्टा t होगा और ये डेल्टा x होगा। अब इसकी अपने को tan थीटा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, tan थीटा ढाल ज्ञात करनी है। अब इसका जो ढाल होगा वो अपने किसके बराबर आ जाएगा, ढाल इक्वल टू डेल्टा x बाई डेल्टा t, tan थीटा का मान हो गया ये। अब ढाल का मान किसके बराबर है, के नोट के बराबर है, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो ढाल पूछी जाती है तो ढाल का मान किसके बराबर है, के नोट के बराबर है। किसके बराबर है, ढाल के नोट के बराबर है। किसके बराबर आई अपने पास, ढाल बराबर के नोट आ गई अपने पास। तो ये हमने किसके बीच में खींच दिया, y बराबर mx के अनुरूप हमने x बराबर के नॉट t के बीच में क्या खींच दिया, ग्राफ खींच दिया। ग्राफ खींचा तो अपने को एक सरल रेखा प्राप्त हुई। उस सरल रेखा की जो ढाल है अर्थात जो tan थीटा है वो क्या होगी, डेल्टा x बाई डेल्टा t, और उस डेल्टा वो जो x के सापेक्ष या s के साथ में जो राशि होगी वही उसी को हम क्या बोलते हैं, ढाल बोलते हैं, tan थीटा बोलते हैं। तो ये अपने पास राशि प्राप्त होगी, ग्राफ प्राप्त कर लिया हमने x इक्वल टू के नॉट t के बीच में। अब आगे हमें यह विक्रिया, अब शून्य कोटि के विक्रियाओं के जो एग्जांपल्स है वो एग्जांपल देखते हैं कि कौन कौन से एग्जांपल्स है जो अपने को क्या कह सकते हैं शून्य कोटि के विक्रियाओं के लिए। जो पहला एग्जांपल है वो हम कह सकते हैं जैसे अमोनिया है NH3, अमोनिया का जब अपघटन कर दें टंगस्टन की उपस्थिति में उच्च दाब
ये क्या प्राप्त होता है अपने को N2 + 3S2। अमोनिया उसका टंगस्टन की उपस्थिति उच्च दाब की उपस्थिति अपघटन कर दें तो वो क्या एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इसी प्रकार H2 + Cl2 ये हम करते हैं HNO की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में H2 + Cl2 2HCl का निर्माण कर दें तो ये भी क्या एक शून्य कोटि की रिएक्शन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। और हम क्या कहें 2HI है, 2HI है, इसका हम किसके AU की उपस्थिति में क्या कर दें अपघटन कर दें तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाता है H2 + I2 प्राप्त हो जाता है। तो ये किसके हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के क्या है एग्जांपल्स है। तो हमने क्या क्या बना लिया प्राप्त कर लिया, एक तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलित, समाकलित और ग्राफ खींच लिया, और शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या निकाल ली हमने एग्जांपल्स निकाल लिए, देख लिए कि कौन कौन से एग्जांपल्स है। अब देखते हैं जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है उसके लिए जो वेग स्थिरांक है यानी k0 है, इसकी इकाई क्या होगी, इसकी इकाई क्या होती है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, वेग स्थिरांक की इकाई। इस वेग स्थिरांक को ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया है, पीछे फॉर्मूले हमने व्युत्पत्ति किए हैं या फॉर्मूले हम कह सकते हैं ट्रिक हमने ज्ञात की है। तो उस ट्रिक के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग नियतांक है या वेग स्थिरांक है उसका मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं मात्रक ज्ञात कर सकते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का। अब वेग स्थिरांक उसका मात्रक के लिए हमने क्या लिखा था मोल अपॉन लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स। अब इसके माध्यम से अपने को k0 है इसका क्या करनी है मात्रक ज्ञात करना है k0 का। तो k0 n की जगह अपने को क्या लिखनी है, कोटि कितनी है अपने पास जीरो ऑर्डर है, जीरो है, इसका मतलब ये हमने क्या लिख दिया मोल अपॉन लीटर 1 - 0 सेकेंड इनवर्स ये है। अब 1 - 0 अपने पास डिजिट क्या रहेगी 1, तो क्या आ जाएगी इसकी राशि मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये अपने पास शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई आ गई मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसकी सहायता से यानी इस मात्रक की सहायता से हम कुछ जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें बता सकते हैं कि ये जो रिएक्शन दे रखी है वो किस कोटि की है। मतलब ये मात्रक दे रखेगा तो अपने को पता रहेगा कि ये मात्रक किसका होता है वेग स्थिरांक के लिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए होता है, तो उसको हम बता सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है उसके लिए अर्ध आयुकाल क्या निकालते हैं, अर्ध आयुकाल। जीरो ऑर्डर जो रिएक्शंस है उसके लिए अर्ध आयुकाल निकालते हैं, अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए अर्ध आयुकाल क्या होता है। अब अर्ध आयुकाल पहले देखें कि परिभाषा क्या लिख सकते हैं अर्ध आयुकाल की, तो हम क्या कह सकते हैं यानी अभिक्रिया यानी वे अभिक्रिया जिन्हें अभिकारकों की सांद्रता को आधा होने में यानी जो अभिकारक है उनकी सांद्रता आधी जब होगी जो समय लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे अर्ध आयुकाल कहते हैं। यानी उसको आधा समाप्त होने में कितना वक्त लगता है अभिकारकों की सांद्रता को आधा होने में उसी को हम क्या बोलते हैं अर्ध आयुकाल कहते हैं। तो हमारा जो लास्ट आई थी अपने को समाकलित समीकरण वो क्या थी x = k0 t। अपने पास लास्ट समाकलित समीकरण क्या थी x = k0 t। अब इसको हम लिखें तो क्या इसे लिख सकते हैं, इसको आगे और लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं x = k0 t। अब t = x/k0 उपरोक्त समीकरण इस प्रकार से लिखा जा सकता है मतलब t। हमने कहा कि अभिकारकों की सांद्रता को आधा होने में मतलब अभिकारकों की सांद्रता a है तो उसको आधा होने में यानी अभिकारकों की सांद्रता प्रारंभ में कितनी है a है, इसको आधा इसका मतलब
डिवाइडेड बाई 2, यानी ये अभिकारक सांद्रता आदि कब हो जाएगी, जब 2 का इसमें क्या देते हैं, भाग देते हैं। तो ये तो अभिकारकों की सांद्रता हो गई, इसका मतलब ये किसकी, यानी x के बराबर लिखना है। और t भी कितना होगा, आधा होगा, तो मतलब t भी कितना होगा, हाफ हो जाएगा। इस समय अभिकारक सांद्रता होने में समय भी कितना लगेगा, पूर्ण अभिक्रिया में लगता है, उससे क्या लगेगा, आधा लगेगा। इसका मतलब x की जगह तो अपने को क्या लिखना है, a/2, और t की जगह क्या लिखना है, t 1/2। तो t की जगह तो हमने लिख दिया 1/2, और x की जगह लिख दिया हमने a/2, और k नोट है ये अपने पास। ये अपने पास आ गया शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल। ये आ गया अपने को, क्या आ गया, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल आ गया। इसका मतलब इससे हम क्या बता सकते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल होता है वो सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। अभिकारकों के अर्धायुकाल है वो अभिकारक सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये अर्धायुकाल, ये अभिकारक सांद्रता के दोनों के क्या हो रहा है, समानुपाती होता है। तो हम क्या कह सकते हैं सीधा सीधा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में अर्धायुकाल है वो अभिकारकों की सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ये अपना हो गया जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस है उसके लिए अवकलित, समाकलित, ग्राफ, अर्धायुकाल और उसके एग्जांपल हो गए। आशा है कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, या आया है या आएगा। नहीं आए तो आप लोग कृपया मेरे को कमेंट करें, जिससे मैं आपको इसको और अच्छी तरीके से क्या कर सकूं, डिफाइन कर सकूं। और आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे भी ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, मोटिवेशन मिले, और मैं ज्यादा अच्छे तरीके से वीडियो बनाकर आप लोगों के आगे प्रस्तुत करूं। तो आशा है इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।